वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। आओ बहू आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। सच, तुम्हें बहू बनाकर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर सी बहू लाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। केतकी इसी तरह अपनी नई बहू गौरवी की भर भर कर तारीफें किए जा रही थी। तभी गृह प्रवेश के फंक्शन में आई एक औरत ने केतकी से कहा, मानना पड़ेगा केतकी, नई बहू का स्वागत करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा एक फंक्शन ही रख दिया गृह प्रवेश का। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा सब कुछ तुमने काजल के लिए तो नहीं किया था, है ना? केतकी ने उस औरत की बात को अनसुना कर दिया और फिर जोर से बोली, अरे कोई आरती तो लेकर आओ। अब मैं आ गई माँ जी, मैं उतारती हूँ अपनी प्यारी देवरानी की आरती। नहीं नहीं, मुझे दे, तेरी काली छाया इस बेचारी दूध सी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। केतकी की बात सुनते ही गौरवी के साथ साथ वहां खड़ी सारी औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी। काजल को ये बात बुरी लगी और वो वहां से चली गई। दरअसल केतकी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा आकाश। विकास ने काजल से लव मैरिज की थी। उसने काजल के गुणों के सामने उसके रंग को अहमियत नहीं दी। काजल देखने में जितनी काली थी उसका दिल उतना ही उछला था, मगर अक्सर इंसान की सीरत पर उसकी सूरत भारी पड़ी जाती है। काजल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आओ गौरवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। जी माँ जी। इधर रसोई है, इसके ठीक सामने बाथरूम और ये गेस्ट रूम है। और उधर ऊपर क्या है माँ जी? वो तेरे जेठ का कमरा है। जेठ जी का मतलब? वो उस कमरे में अकेले रहते हैं क्या? नहीं, वो कलमुही भी तो रहती है उसके साथ। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। एकदम डामर है, डामर। क्या माँ जी, आप भी बड़ी कमाल की बातें करती हैं। गौरवी आते ही समझ गई थी कि उसकी सास उसकी जेठानी से कितनी नफरत करती थी और इस आग में उसे घी कैसे डालना है, ये भी वो अच्छे से जानती थी। केतकी और गौरवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अपने कमरे से काजल ने गौरवी को आवाज दी, अरे गौरवी, आओ, ऊपर आओ। जाओ, देखा ऊपर भी, पर जरा दूर ही रहना उस कलमुही से। केतकी मुंह बनाकर वहां से चली गई और गौरवी फिर ऊपर काजल के कमरे में पहुंची। आ जाओ गौरवी, अब यहाँ बैठो। वैसे भाभी, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो बस आपको देखकर अंदाजा लगाया मैंने। गौरवी का ये ताना सुनकर काजल का दिल ही टूट गया। उसने गौरवी से जवाब में कुछ नहीं कहा। वैसे काजल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। बचपन से ही उसके रंग को लेकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता आया था, लेकिन उसका पति विकास सबसे अलग था। वो उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने सबके खिलाफ जाकर काजल से शादी की थी। लेकिन शादी के 3 सालों के बाद भी काजल की सास केतकी ने उसे दिल से नहीं अपनाया था। अरे काजल, दाल चढ़ा दी क्या? नहीं माँ जी, बस अभी जा ही रही हूँ। उफ, एक तो काली, ऊपर से 1 नंबर की आलसी, कोई काम समय से नहीं होता इससे। केतकी की बात सुनकर पास ही खड़ी गौरवी हंसने लगी। वो तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी। ये देखकर केतकी ने उससे पूछा, कहीं जा रही हो गौरवी? हाँ माँ जी, जरा पार्लर होकर आती हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। जी माँ जी। गौरवी को घर का कोई काम नहीं आता था। वो तो सारा दिन बस खुद को ही संवारती रहती थी। दूसरी तरफ काजल घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती, लेकिन फिर भी केतकी का दिल जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गौरवी को जब भी मौका मिलता वो काजल के खिलाफ अपनी सास के कान भरती रहती, जिसका असर केतकी के व्यवहार में साफ दिखता। चलो, सब्जी तो बन गई, अब पहले छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर रोटियां बनाऊंगी, तब तक ये भी नहा धोकर आ जाएंगे। काजल रसोई से निकलकर छत पर चली गई और तभी गौरवी रसोई में आई। ऐसे कैसे सब्जी बन गई जेठानी जी? इस सब्जी को तो और पकना है अभी। इतना कहकर गौरवी ने सब्जी की गैस फिर से जला दी और तेज फ्लेम छोड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। हुआ ये कि काजल के वापस आने से पहले ही सारी सब्जी जलकर काली हो गई और पूरे घर में धुआं फैल गया। हाय हाय, ये क्या कर दिया? अरे कहाँ मर गई करम जली? शोर सुनकर काजल फौरन छत से उतर कर आई, जहां केतकी गुस्से से उबल रही थी। माँ जी, ये कैसे हुआ? मैं तो गैस बंद करके गई थी। अच्छा, और भूत आकर चला गए गैस? वैसे तेरे होते हुए भूत कहाँ से आएंगे? वो तो तुझसे डर कर ही भाग जाएंगे।
न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। बताओ, सारी सब्जी जलाकर काली कर दी, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। माँ बस करो, गलती इंसान से ही होती है और काजल भी एक इंसान है। तू चुप रह विकास। बस तेरी जिद के आगे मैंने इस कलमुही को इस घर में आने दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ इसे मैं। बस करो माँ, ठीक है, अब यहाँ किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और काजल अब यहाँ नहीं रहेंगे। हैं? विकास, विकास सुन तो बेटा। केतकी ने विकास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। काजल के आत्मविश्वास की खातिर उसने काजल के साथ घर छोड़ दिया और इस तरह गौरवी की चाल कामयाब हो गई। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद, गौरवी बेटा, खाना बना दिया क्या? नहीं माँ जी, इन्हें बोल दिया है, ये आते हुए पैक करवा लाएंगे। हैं, पर बाहर से क्यों? तुमने क्यों नहीं बनाया? ओहो माँ जी, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया, फिर कैसे बनाती खाना? इतना कहकर गौरवी अपने कमरे में चली गई। काजल के जाने के बाद से ही केतकी की पूरी गृहस्थी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि गौरवी तो कुछ करती नहीं थी, ऊपर से अब वो बदतमीजी पर भी उतर आई थी। गौरवी, जरा अचार ले आना। क्या माँ जी, आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि खुद से अचार भी ना ले सको? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। उस दिन पहली बार केतकी को काजल की याद आई और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? काजल ने कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, और मैंने क्या किया? केतकी जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो फौरन विकास और काजल के घर पहुंची और फिर, अरे माँ जी, आप अब आइए ना। सुनिए, जल्दी आइए, देखिए कौन आया हमसे मिलने। मैं तुमसे मिलने नहीं, बल्कि तुम दोनों को वापस घर ले जाने आई हूँ बेटा। लेकिन माँ जी, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, ना हमारा घर और ना मैं। इतना कहकर केतकी वहीं बेहोश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों रे केतकी, अब ये क्या सूझी तुझे? एक ही बहू का दूसरी बार गृह प्रवेश? दूसरी बार नहीं, पहली बार, इस घर में भी और मेरे दिल में भी। दोपहर का समय है। रमेश के घर के लिविंग रूम में गायत्री सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। सुषमा उनके पास ही बैठी है और कोमल किचन में काम कर रही है। हमारी बेटी की तो शादी हो गई और वो अपने ससुराल में राज कर रही है। अब अपनी कोमल का भी कुछ सोचिए, वो तो अब घोड़े जैसी लंबी हो गई है। आखिर कब तक इसे घर में बिठा कर रखोगे? अब तो इसकी उम्र भी निकलने लगी है, और फिर समाज क्या कहेगा? जवान लड़की अभी तक घर में बैठी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कोमल अब बड़ी हो गई है और हमें भी उसकी चिंता सताने लगी है। रमेश जी, 18 साल के बाद बेटी जब कुंवारी रह जाती है तो उसे घर में रखना सही नहीं होता। समाज की बातें सुनने को मिलती हैं। हमारी बेटी तो फिर भी 23-25 साल की हो गई है, अब तो इसकी शादी करवा ही देनी चाहिए। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ, अब आप कोमल के लिए लड़के देखना शुरू कीजिए। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ कोमल के लिए कोई ना कोई हीरा ढूंढ ही लूंगी। बहन, तुम जैसे भी लड़के देखोगे हमें तो सब पसंद होंगे। तुम बस लड़के देखो और हमें बताओ। हम कोमल को अब और ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकते। बेटी का अपना घर हो जाए तो पिता को सुकून मिलता है। अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी लाडली बेटी के लिए मैंने लड़के नहीं देखे? रुकिए, मैं आपको अभी फोन में एक फोटो दिखाती हूँ। मैंने पहले ही एक बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का सोच रखा है। गायत्री अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और रमेश को आकाश की फोटो दिखाने लगती है, और रमेश को आकाश बहुत पसंद आ जाता है। ये देखिए, ये आकाश है, बहुत ही अच्छा लड़का है, अमीर परिवार है और लड़का सरकारी नौकरी वाला है। अगर कोमल की शादी इससे हो गई तो वो महलों में रहेगी। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी इस घर में, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इसको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं और अमीर भी हैं। हाँ बहन, लड़का तो अच्छा ही दिख रहा है। चाहे जैसा भी दिखता हो, थोड़ी जोड़ी तो ऊपर से ही बनकर आती है। हम जैसे साधारण लोगों के लिए रिश्ता तो बहुत बड़ा है, और इतने अच्छे खानदान के भी हैं वो। हाँ, अरेंज मैरिज में ही भलाई है। आजकल के बच्चे लव मैरिज के नाम पर जो आवारागर्दी करते हैं वो हमें पसंद नहीं। हमारी बेटी तो हमारी पसंद से ही शादी करेगी, चाहे लड़का जैसा भी हो। ठीक है सुषमा, तुम अपनी नंद से कहो कि वो रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। ऐसे ही आज का दिन निकलता है। अगले दिन आकाश अपने माता पिता के साथ कोमल को देखने जाता है। कोमल का पूरा घर साफ सुथरा और सजा हुआ होता है। तभी कोमल सलवार सूट पहने सभी को चाय देती है। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए और ये नाश्ता भी लीजिए। वाह भाई रमेश जी,
आपकी बेटी के हाथ की बनी चाय तो बहुत ही लाजवाब है। सच में कोमल बहुत ही गुणी लड़की है। भाई साहब, हमें तो अब कुछ और तय ही नहीं करना। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। हमें आपका लड़का आकाश बहुत पसंद है और हमें भी आपकी बेटी कोमल बहुत पसंद है। कोमल बिल्कुल वैसी ही है जैसी बहू हमें चाहिए थी। चलिए अब बच्चों को भी आपस में अकेले बात करने का मौका देते हैं। रमेश कोमल को इशारा करता है और कोमल आकाश को लेकर दूसरे कमरे में जाती है। कमरे में आकाश बहुत ही बेरुखी से कोमल की तरफ देखता है। देखो कोमल, मुझे तो तुमसे कोई सवाल पूछना नहीं है। मुझे जो देखना था देख लिया। जी, मुझे भी आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, बस एक बात बतानी है। मुझे लिखने का शौक है। मैं राइटर बनना चाहती हूँ और अपनी राइटर की कोर्स करना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद आप मुझे अपनी राइटिंग का कोर्स करने देंगे? क्या मैं अपने दोस्तों से मिल सकूंगी? देखो कोमल, हमारे घर में कोई भी बहुएं घर की चौखट पार नहीं करती हैं। तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही इतने पैसे कमाता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर आकाश जी, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। एक लेखक बनना मेरा सपना है। बिल्कुल नहीं। शादी के बाद सिर्फ घर और परिवार ही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। और वैसे भी हम बेटियों की कमाई नहीं खाते। ये सब फिजूल की बातें बंद करो। आकाश बिना कोमल का जवाब सुने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाता है। तो भाई रमेश, अब बच्चों की बात हो गई है। हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है और हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। हमें बहुत खुशी है कि कोमल इस घर में जा रही है। दहेज और लेन देन की जो भी बात है वो हम फोन पर कर लेंगे। अभी हम चलते हैं। आकाश और उसका परिवार चले जाते हैं। तभी कोमल अपना उदास चेहरा लिए अपने पिता रमेश के पास आती है। पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम मना कर रही हो। पापा, आकाश जी बहुत सख्त है। उन्होंने अभी से ही मुझे नौकरी करने के लिए मना कर दिया है। मुझे डर है कि शादी के बाद वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। प्लीज पापा, ये शादी मत कीजिए। कोमल, मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। मैंने उन्हें जुबान दे दी है। अब तेरी शादी वहीं होगी और लड़का अच्छा खासा कमाता है। तुझे वो राइटर वगैरह का काम क्यों करना है? और वैसे भी तू इतनी बड़ी हो गई है, कहीं तेरा बाहर किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा जो तू इतने अच्छे सरकारी नौकरी वाले लड़के को मना कर रही है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। सपनों की बात छोड़ और शादी की तैयारी कर। हमारे घर की इज्जत का सवाल है। हम जबरदस्ती भी करेंगे तो तेरी भलाई के लिए ही करेंगे, समझी? अब चल, जाकर शादी की तैयारी कर। नताशा सुबह सुबह ड्राइंग रूम में बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज रसोई तक सीधी जा रही थी और उसकी तीनों भाभियां आपस में बात करती हैं। अब नताशा को कौन समझाए कि खाना बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब एकदम से खाना उन लोगों को कैसे परोस दूं जब खाना बनकर अभी तैयार ही नहीं हुआ है। अगर थोड़ी देर में ननद जी को खाना नहीं दिया तो बेकार में माँ जी भी हम पर चिल्लाना शुरू कर देंगी। आखिर वो उनसे इतना प्यार जो करती हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, और खाना है कि जल्दी बनने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करो सीता, तुम जल्दी से 1 कप चाय दे दो। मैं कम से कम नताशा को जाकर चाय दे देती हूँ। चाय पीकर उसका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, तब तक वो बैठेगी, वरना ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। और माँ जी जैसे ही मंदिर से आएंगी वो भी हम पर गुस्सा करेंगी। अब ऐसा ही होता है। सीता तुरंत ही चाय बनाकर नताशा को ले जाकर दे देती है और नताशा सिर्फ चाय देखकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या भाभी, सुबह के 8 बज गए और खाना खाने का टाइम हो गया और आप मेरे लिए बस चाय लेकर आ रही हो? चाय के साथ में कुछ नाश्ता भी नहीं है क्या? क्या कर रही हो आप तीनों रसोई के अंदर? नताशा, बस नाश्ता बनने ही वाला है। दरअसल सिलेंडर खत्म हो गया था और नया सिलेंडर वाला भी सिलेंडर लगा कर गया है, इसलिए थोड़ी सी देर लग गई थी। बस भाभी, आप तीनों को तो काम ना करने का बहाना चाहिए। कितना भी समझा लो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, माँ को मंदिर से आने दो, तभी उन्हें बताऊंगी। नहीं नहीं नताशा, उन्हें ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? तुम तो जानती हो ना माँ जी तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र करती हैं। कुछ दिनों पहले तुम्हें बुखार आया था तो उन्होंने डॉक्टर को खींचकर थप्पड़ मार दिया था। और हम तीनों तो उनकी बहू हैं। बहुओं की तो वैसे ही ससुराल में इज्जत नहीं होती। नताशा अब अपने फोन में अपना टाइमर चला देती है और घमंड से अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहती है, तो ठीक है भाभी, मैं आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अगर मेरी टेबल पर नाश्ता नहीं आया तो फिर आप तैयार हो जाना माँ का गुस्सा झेलने के लिए, क्योंकि फिर मैं आपको बचाने के लिए नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तो माँ को और भड़काऊंगी। बस फिर क्या था। नताशा की बात सुनने के बाद सुनीता दौड़ती हुई रसोई में जाती है और तुरंत ही खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो नाश्ता बनाकर बात को शांत करवा देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं।